दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। मैं अरशीद नौशहरी। आज एक मुलाकात में एक और शख्स को हमने मदऊ किया है। वो शख्स, पहले तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो मेरा हक है। वो शख्स है, यहाँ पर जो हालात खराब थी हद से ज्यादा, और उन दिनों सब लोग परेशान थे। जिसके पास भी मोबाइल था वो जो देख रहा था तो उसको हंसा रहा था। सबसे बड़ी बात, उन दिनों में उन्होंने वो काम कर दिखाया हकीकत में। क्योंकि इस वक्त आपको पता है मेंटल जो स्ट्रेस है लोगों में वो हद से ज्यादा है, मगर ये बंदा उससे उनको बाहर निकाल रहा था उन दिनों। मेरी मुराद है मोहम्मद अशरफ खान साहब से, और आज हमने उसको दावत दे दी। और अशरफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस चैनल के लिए टाइम निकाला, ये हमारी खुशकिस्मती है। अशरफ साहब, सबसे पहले अपने नाजरीन जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। मैं सुन रहा था आपने यूं समझे मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा दिया। ये मेरा हक है, क्योंकि जो मैंने अपने आंखों से देखा मैं वो बयान कर रहा था अपनी नाजरीन को। और हम आ जाएंगे सवाल पे। सर, नाजरीन जानना चाहती है आपकी जिंदगी के बारे में। आपकी दाई जिंदगी जो है वो कहाँ से, पैदाइश और पढ़ाई, फिर उसके बाद आप आर्टिस्ट बन गए, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। जरा नवाजी का पहले शुक्रिया। अर्शद साहब, ऐसा है कि जब पढ़ाई शुरू हुई तो काफ़ी गुर्बत से वास्ता पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी करता था। दिन रात बहुत मेहनत की, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो गया था बहुत छोटी उम्र में। उसके बाद काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा। और मैट्रिक तक तो ठीक है, मैट्रिक के बाद मैंने काम करना शुरू किया। ये रिगल चौक में एक ठेकेदार ए क्लास बैठा करते थे, उनके यहाँ मैं काम करता था। और उनको पता नहीं है, अल्लाह की मर्जी थी, काफ़ी तरस आ गया मुझ पे। देखा कि इसका बाप नहीं है, माली हालात ज़्यादा ठीक नहीं है, तो उन्होंने मेरा पूरा खर्चा उठाया, किताबें लाई और बैंक में अकाउंट खोला, और तब जाके मैं पढ़ाई जारी रख सका। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मोहम्मद अशरफ खान आपने बोला, मैं रहनावारी में रहता हूँ और अभी तक अल्लाह का करम है वहीं पे रहता हूँ। तो यूँ पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा इंशाल्लाह। तो हम जब तीसरी चौथी में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मीर साहब उनको कहा करते थे। तो उन्होंने एक ड्रामे का इनेकाद किया स्कूल में। तो उसमें मुझे एक रोल दिया गया, बहुत छोटा था, तीसरी चौथी जमात का मसला है, और अभी तक मुझे याद है उसका नाम था जैतून सूर। तो वहाँ पे मैंने शुरुआत की। हालांकि मुझे नहीं पता था ये एक्टिंग क्या है, फिल्म क्या है, ड्रामा क्या है ना, अलबत्ता एक अजीब सा शौक था अंदर। तो वहाँ से शुरुआत कह सकते हैं। तो उसके बाद हमारे रेडियो में अनाउंसर थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मोहम्मद अमीन निज़ामी साहब मेरे उस्ताद हैं, और उनके भाई साहब हैं रशीद निज़ामी साहब, वो भी छोटे भाई हैं, अपने अजीज़ हैं। तो उनके घर में मैं मान लीजिए पाला बड़ा हूँ। तो उनकी वसातत से फिर मैं रेडियो गया, रेडियो में एज अनाउंसर काम किया। वहाँ ड्रामा ऑडिशन या जितने भी ऑडिशन से सब पास किए और काम करता रहा। उसके बाद यहाँ हमारे एड कंपनीज हैं जो एड्स बनाते हैं, चाहे रेडियो के लिए या टीवी के लिए। तो आपकी दुआ से शायद मैं पहली या दूसरी आवाज़ हूँ जिसने एड्स में काम करना शुरू किया। तो उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। और हमारे वहाँ थे उपेंद्र खुशू साहब,
रेस्ट इन पीस, बहुत अच्छे इंसान थे और उनको मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा, अशरफ साहब ऑडिशन दे दो टीवी में। मैंने कहा नहीं, मुझे कहाँ आएगा। अच्छा, आपने रेडियो के बाद ज्वाइन टीवी किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले रेडियो और जैसा आपने कहा कि नामसाइद हालात में बहुत सारा काम हमने किया, यूँ समझिए कि रेडियो हमने चलाया। तो उसके बाद खुशू साहब ने वहाँ खुद फार्म भरा, मुझे कहा ये वहाँ जाओ ऑडिशन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गया वहाँ ऑडिशन दिया। और ऑडिशन क्या था मैं क्या बताऊँ आपको। एक तो 6 डायलॉग्स देते थे कश्मीरी और उर्दू में, उनको याद करना ही करना है। तब जाके 30-40 आदमी बैठे हैं दूरदर्शन से वाबस्ता, उनके सामने परफॉर्म करना है। तो वहाँ से अल्लाह का करम हो, आपकी दुआ से वो उसमें कामयाबी मिली। उसके बाद कैमरा टेस्ट में माइम्स होती थी। मान लीजिए एक माइम हमारी ये थी कि आप एक कमरे में जा रहे हैं, लाइट नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, तो फिर आपको अंधेरे में ही स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन किया, लाइट जली और नीचे आपकी नजर गई, वहां लाश पड़ी है। तो आप बहुत परेशान होती हैं, लाश मेरे घर में कहाँ से आ गई। अच्छा, लाश को देखने के बाद पुलिस का सायरन बजता है बाहर से, आप परेशान हैं, तो आप एकदम से लाश वाश छोड़ के खिड़की से छलांग मारते हैं। अब देखने वाली बात यह है, न स्विच है, न लाश है, न पुलिस सायरन है, कुछ नहीं है। ये सब एक्सप्रेशन पे डिपेंड था। एक्टिंग जो बेसिकली है वो एक्सप्रेशन पर है। एक्टिंग का शौक आपको उस वक्त जब आपको स्कूल में पहले एक रोल दिया गया तब से स्टार्ट हुआ, या उसमें कोई, क्योंकि हमेशा जब भी कोई एक्टर होता है उसमें दिमाग में होता है नहीं मुझे एक्टिंग करनी ही करनी है चाहे कुछ भी हो। थोड़ा सा हमारी नाज़रीन को बताइए एक्टिंग का शौक आपको कैसे हुआ? एक्टिंग का शौक मुझे असल में, मैं जब फिल्में देखने लगा तो सीधी सी बात है मेरे अंदर भी शौक जाग गया कि मैं भी करूं। लेकिन मैंने सुना था कि उसके लिए बॉम्बे जाना होता है, तो बॉम्बे जाने के लिए आपके पास पैसे होना जरूरी है। तो मैं फिल्में देख के सोचता था काश मैं भी जाता, लेकिन चूंकि जेब खाली थी तो नहीं जा पाया और वो शौक अंदर ही रह गया, अंदर ही मर गया वो शौक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का करम है कि वो जो शौक था वो जिंदा हो गया फिर रेडियो के बाद दूरदर्शन आने पर। जैसा कि मैंने कहा उपेंद्र खुशबू साहब थे, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा जिला बख्शी और मैं दूरदर्शन गया। आपने दूरदर्शन में बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, मैंने भी देखे, फिल्में भी आपने बाहर किए हैं, प्राइवेट फिल्में भी आपने बाहर किए हैं, और जिसमें आपने हालांकि हकीकत में लोगों को हंसाया है, रुलाया भी, हंसाया ही नहीं है रुलाया भी है। मगर मुझे ये बताइए ऐसा कोई डायलॉग है इस वक्त आपको याद जिसके वजह से आपका एक नाम बन गया है? हाँ देखिए, मैं एक बात कहूँगा आपसे, इतना सारा काम किया, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन मशहूरी या लोगों का जानना, जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये एक डायलॉग से नहीं हुआ। वो मुझे पता है, वो मुझे भी पता है, और ये भी मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है और आप इस पे आ गए, ये मुझे सब पता है। मगर मैं जहां पर कोई डायलॉग वो दिल को छू जाता है और ये बंदा है ना वो इसने ये बोला था, ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे फीलिंग जाननी है, हाँ। क्योंकि मेरे नाजरीन को फीलिंग जाननी है, उस वक्त आपकी फीलिंग है। देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, दूरदर्शन में काम चल रहा था, तो एक हमारा प्रोड्यूसर था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार क्या तुम लोगों ने काम शुरू किया, मुझे पूछा ही नहीं। बोला यार मुझे याद नहीं रहा, अब ऐसा है कि 4 एपिसोड हैं, 26 एपिसोड उसके थे, तो अगर करोगे, मैंने कहा ठीक है करूंगा, इसमें क्या है। तो 4 एपिसोड जब मैंने कहा ठीक है, शूटिंग पे गए, और वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे उसमें उमर इम्तियाज साहब और शकील साहब थे कैमरा पे।
हो सकता है खुशकिस्मती से वो देख भी रहे हूँ तो अच्छी बात है। तो यकीन मानिए जब मैंने वो रोल किया, मतलब एंट्री दी उसमें, शेख मुश्ताक साहब थे उसमें और हमारा कन्वर्सेशन था, उसकी मिसेज भी थी उसमें। और शेख मुश्ताक के साथ आपकी वो जोड़ी बहुत ज्यादातर चली भी और जचती भी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम था लाला सविन बैठक। तो यकीन मानिए जब मैंने एंट्री दी और वो रोल जब मैंने किया शुरू, तो अचानक मेरी नजर गई कैमरा पर। कैमरा वहां पे है, न कैमरा मैन है शकील साहब, न उमर इम्तियाज साहब है। मैंने कहा ये कहाँ गए, लेकिन कन्वर्सेशन चालू है। अब जो थोड़ा सा मैंने देखा तो वो इतना लोट पोट रहे थे उधर हंस हंस के। तो जब कट हो गया तो आगे उमर साहब गए, यार क्या आदमी हो तुम। तो उसने प्रोड्यूसर से कहा जब तक ये 26 के 26 में नहीं होगा मैं नहीं काम करूंगा। तो फिर ये जरूरी है ना, हमारे नाजरीन को भी वो डायलॉग सुनना है। हाँ सही है, सही। उसमें मेरा कैरेक्टर था अली काक। मैं एक हमसाया हुआ करता था और यूं ही कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो खामखा अंदर आ जाते हैं, उधर इधर की बातें हैं। तो उसमें वो उसकी मिसेज थी, उसका नाम था मीमलाल उसमें। और मैं अंदर आके बोलता ओहो ए क्या सा है ये चूसा साड़िया दुमे है भी ऐस करो कथा बथा बारी वत्सन चाय प्याला न बने। तो उसमें कहा प्याला अभी भी अल्लाह की कसम बहुत सारे लोग कहा प्याला मैं चाहिए, तो इतना मशहूर हो गया वो। और दूसरी बात ये कि मैंने एक फिल्म की थी वक्त, जो मैं शायद भूलूंगा नहीं। हालांकि काम तो काम है, वो तो सब में करना ही करना है, लेकिन उसकी एक खास बात है, वो मैंने इस्लामाबाद में की थी, वहाँ शूटिंग हमने। तो उसमें गुलजार फाइटर, आप तो उसके साथ बहुत काम किया, वो भी था और मैं था और जोजी अमीर वो भी थी। तो ईमानदारी से उसमें मुझे बहुत मजा आया। कुछ चीजें इंसान दिल को छू जाती हैं, जो आपको जिंदगी में जो चीज सहनी पड़ी, जब आप वो हालत किसी में देखते हैं या कहीं पे आपको वो हालत नजर आती है तो आपको अपने दिन याद आते हैं, तो सीधी सी बात है इंसान जज्बाती हो जाता है। तो वो फिल्म जब उन्होंने रिलीज की, अब एक कॉपी मुझे भी मिली, मैं घर आया तब वो या क्या होता था वो जिस पर सीडी चलती है, सीडी प्लेयर्स हुआ करते थे। सीडी प्लेयर में मैंने जब प्ले किया, मेरे बच्चे थे, छोटे थे, बैठे हैं, हम देख रहे हैं। यकीन मानिए 10-12 मिनट के बाद मैं देखता हूं बच्चे मेरे रो रहे हैं। मैंने बंद की। और आज भी जब मैं वो देखता हूं मैं खुद भी रोता हूं, क्योंकि मैं हूं उसमें, कि उसमें मुझे बहुत मजा आया। सीरियस है, ह्यूमर नहीं है। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा और हमारे नाज़रीन जरूर जरूर, क्यों नहीं देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप आमतौर पर हमने जब भी देखा है एक्टर, जब भी कोई जिसका शौक बनता है मैं एक्टर बन जाऊं, वो किसी न किसी एक्टर को फॉलो करते ही रहते हैं। तो आप किस एक्टर को फॉलो कर रहे हैं? ज़ाहिरन तो ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी और की भी, लेकिन एक बात मैं वो सुख से कहूंगा, नहीं, हमेशा 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 हम चाहते हैं, हमेशा ये भी होता है, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरव्यू करते हैं, कुछ भी बात करते हैं उसके साथ, तो किसी न कोई बैकग्राउंड होता है। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन किया है। नहीं, आप किसको फॉलो करें? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र करूंगा और अपने कान पकड़ के मैं अशरफ खान ही हूं। मैं किसी को फॉलो नहीं करता। फॉलो का मतलब नकल नहीं। देखिए, अगर मैं अरशद साहब बनने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो फिर मैं कहाँ गया? मेरी तो अफायदती खत्म हो गई। अशरफ खान को अशरफ खान ही रहना चाहिए। नहीं, बाकी रहे, अभी देखिए मिमिक्री करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, वो तो अलग बात है, ठीक है। आप अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करेंगे, क्रेडिट आपको नहीं जाएगा, अमिताभ बच्चन को जाएगा, क्योंकि हमारे जहन में आएगा अमिताभ बच्चन, तो आप कहाँ गए? असल में अपनी एक पहचान छोड़नी चाहिए, मैं क्या हूं, ताकि लोग याद करें ये वो है, वो नहीं है। रही बात दूसरी,
क्योंकि हर एक किसी न किसी एक्टर का फैन होता है, उसमें हम नहीं कह सकते हैं आपकी। मैं गोविंदा का फैन हूँ ईमानदारी से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब थोड़ी है कि मैं अब गोविंदा बनने की कोशिश करूंगा, वो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक अफादियत होती है। तो मैं हूँ, मुझे मैं ही रहना चाहिए बस। बाकी सब हमारे दूरदर्शन के इतने सारे भाई बहन हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता। और कोई ऐसा डायलॉग है जिसमें आप, ये तो नहीं बोलूंगा मैं हिट हो गए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी हिट ही है, आपने तो अब पूरे कश्मीर को हंसा हंसा के तो हालत खराब कर दी है, मगर हमारे नाजरीन, ये जरूरी उनमें इस वक्त सवाल पैदा होगा, क्योंकि और कुछ अगर है तो हमें बताइए। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आपने डायलॉग कहा, बहुत सारे लोगों की ये डिमांड होती है कि आप थोड़ा सा कुछ करके दिखाइए, वो तो ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा लाल साहब की बैठक का किया और थोड़ा और चाहते हैं तो ठीक है, कोशिश करेंगे। होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी ऐसे, क्योंकि आपने 3 दहाइयों से ज्यादा लोगों को हंसाया। सही बात। और इस वक्त अब जब वो ये देख रहे हैं तो उनका हक ही बनता है ना, नहीं फिर से हम थोड़ा सा सही आपकी तरह और माइल हो जाए। अरे मुझे एक वाक़ा याद आ गया, जब वक्त की बात मैं कर रहा था, फिल्म वक्त की, वो जब रिलीज हुई, अरे कुछ मत पूछिए, मतलब बहुत ज्यादा चली वो। मैं एक दिन खानियार से जा रहा था, अब मैं जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, एक लेडी आ रही है सामने से, अल्लाह की कसम सच कह रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा, वो बहुत मतलब गुस्से में आ रही है, इसको क्या हो गया, हाँ मेरी तरफ आ रही है। जब सामने खड़ी हो गई, उसने मुझे गाली दी। क्या दी? तो मैं परेशान हो गया, एक औरत मुझे गाली दे रही है, मैंने क्या किया? अल्लाह का, वो गाली मैं बोल नहीं पाऊंगा, नहीं वो तो सही बात और है। साथ में ये कहा, और ये घर वालों को रुला दिया, और एकदम से जेपी मार के अल्लाह की कसम गले लगाया मुझे। मैंने कहा मैं क्या कोरे से दोपन है अस क्या कोरे से वाद वाद तुलनामस गाड़ी, उन्हें वो वक्त देखी थी, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलो शुक्र। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, मैं इस्लामाबाद गया, वहां भी बहुत सारों ने कहा यार, कुछ ने कहा कि हमने वो बंद ही कर दी, क्योंकि वो जो घरेलू हालात है ना, बाप और बच्चे जो नाफलक हैं, उस पर वो बनाई थी हमने, तो मुझे भी बहुत पसंद आई। हाँ, अब आपने कहा डायलॉग, चलिए ठीक है, अब होना चाहिए ह्यूमर के सीरियस नहीं, वैसे तो आप जो आपको दिल कह रहा है वही कीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं नहीं देखिए, यहाँ पे आपकी मर्जी चलेगी। नहीं, मेरी मर्जी, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा आप तो एज अ एक्टर है, और ये हकीकत है, आपने बोला मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। तो मगर मैं भी इस वक्त आपको इस बारे में कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि आपके जो दिल में है वो वही ठीक होगा ना हमारे लिए, जो जिसमें फीलिंग आ जाएगी। एक बात कहूँ अर्शी साहब, जो ह्यूमर आर्टिस्ट होता है ना, वो ये मान की बात है, वो अंदर से दुखी होता है, वो लोगों को हंसाता है लेकिन अंदर बहुत दुखी होता है। वो क्यों है, हालात कुछ भी हो, कुछ भी उसके साथ गुजरी हो, लेकिन होता है वो। चाहे चूस में होना कंसलेट उन में मास करानी, बोझा न छोड़, मैं क्या कर वो आता कर क्या, अगर से कहेंगे बुकोत गा ऐसा क्या भाई, खबरदार बकवास मास करा, याद है इसे, ये बेवकूफी लायक न करें। हाँ, बहुत से होना खाइए है भाई के खाए कुछ अगर अपना दान वहां से बकवास लोग कितना ये
सब कुछ तो अब आपने एक और की रख दिया, अच्छी बात है। और हमारे नाजरीन मुझे उम्मीद है खुश भी हुए होंगे। और तो लास्ट वाला क्वेश्चन है सर, आप रेडियो में भी काम कर रहे हैं और वहां पर भी आपने लगभग 3 दहाइयों से काम किया, 3 दहाइयों से अपनी सर्विस आपने वहां दे दी। टीवी में अलग है, फेस दिख रहा है, रेडियो में फेस नहीं दिख रहा, आवाज दिख रही है। थोड़ा सा उसमें आप ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आशिष साहब, एक बात मैं आपसे कहूँगा, रेडियो, टीवी और स्टेज, ये तीनों अलग हैं। अल्लाह का करम है, मैं अभी भी स्टेज करता हूँ और स्टेज में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टर भी खुद होते हैं, राइटर भी, क्योंकि वहां पे तो आपके पीछे कोई होता नहीं है, ठीक है। जब स्टेज पे आप आ जाते हो तो फिर डायरेक्टर भी पीछे बैठ जाए, उसको पता ही नहीं है फिर क्या करेगा, क्योंकि वो डिपेंड होता है फिर सब आर्टिस्ट पे, वो किस तरीके से फिर अपना ये डेवलप कर सकता है। देखिए, अगर उसने जो रोल उसको दिया गया हो बखूबी अच्छी तरह से निभाया तो इज्जत सबकी है, राइटर की भी, डायरेक्टर की भी, जो कोई भी है, और अपनी तो है ही है। तो सीधी सी बात है, एक एक्टर के हाथ में सब होता है जब वो स्टेज पे काम करता है, ठीक है। और दूरदर्शन की, टीवी की बात तो हमने की, अब रही रेडियो की बात। रेडियो इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। देखिए वहां पे क्या है, टीवी में आपको डायलॉग दिए जाते हैं, आप याद करते हैं और परफॉर्म करते हैं, गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेज में ये सब नहीं चलेगा। अब रही रेडियो की बात, रेडियो में भी आप लिख के बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जब हम कोई प्रोग्राम पेश करते हैं तो उसमें आप, सीधी सी बात है, जो प्रोग्राम की नीयत हो उसके हिसाब से आप करेंगे, लेकिन ड्रामा की बात अलग है, ठीक है। अभी अगर आप टीवी में हैं, टीवी में आप क्या करते हैं कि अगर आपको किसी को पत्थर मारना है, आपने ये उठाया पत्थर, ये दे मारा, काम खत्म। अब अगर रेडियो में आपको पत्थर मारना है तो उसके लिए एक अलग टेक्निक है, अलग चीज। तो लोगों को लगना चाहिए कि इसने पत्थर उठाया और मारा, मामूली सी मिसाल है, ठीक है। अब रेडियो की बात कीजिए, मुझे एक आदमी को पत्थर उठा के मारना है, ठीक है, नॉर्मली मैं उठाऊंगा मारूंगा, टीवी पे आपने देख लिया, लेकिन रेडियो की बात, Здраво, Скарб, еми конец сада. Деточки кантулы. ठीक है। अच्छा, इससे हमें पता चला है जो रेक्ट किया है, और उससे पता चला लोगों को नहीं, इसने हाथ में पत्थर उठाया फिर उनको फेंक। सही बात है, सही बात है। ये मगर डिफरेंट है टीवी और स्टेज। सही सही बात है। ये देखिए, टीवी में आप सीधे, हम और आप और मैं बात कर रहे हैं, ये तो सीधी सी नॉर्मल बात हो रही है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन रेडियो में तासुर मिलना चाहिए एक सुनने वाले को कि सच में ये कर रहे हैं। हालांकि इतने सारे ड्रामे, सबसे अच्छा ड्रामा मुझे लगता है अपनी जिंदगी में जो दी, सिंदबाद मचाम, उन दिनों में बहुत छोटा, वो रेडियो का था, रेडियो का, पुष्कर बान जी उन्होंने लिखा था। और इसमें क्या कहते हैं इसको, साधु साहब थे, शरीफुद्दीन साहब थे, अल्लाह मगफिरत करे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मान लीजिए मैं बच्चा था, जब मैं सुनता था ना, वो जो तासुरात उसमें होते थे, जो डायलॉग डिलीवरी थी, मैं बहुत डरता था वो ड्रामा सुन के। मतलब जैसे लग रहा था उसमें वो आसमान पर जा रहे हैं, लग रहा था हाँ सच्ची में जा रहे हैं। ये ड्रामा हुआ करते थे। आज माफ कीजिएगा, वो ड्रामा नहीं रहे ना, वो हिसाब जैसे टीवी में बात करते हैं, फिल्म में बात करते हैं, वैसे वहां भी हो गया। कोई तासुर नहीं, कुछ नहीं। रेडियो में आपको टाइम चाहिए, लिसनर को अपने साथ रखना है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि यहाँ से डायलॉग उठाया फेंक दिया, नहीं, अब तो वो हिसाब नहीं रहा। ठीक है सर, लास्ट पे आप अपने व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आम व्यूअर्स जो हैं उनको क्या मैसेज दें यार, नहीं, आपकी मैसेज एक मानी रखती है, ये भी है, ये हकीकत है, क्योंकि फेस वैल्यू से बंदा कुछ भी कर सकता है। आपकी मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगी और वो एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी उन तक। सही बात है। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, अल्लाह का करम है,
बैसितिक मुसलमान, हमारे पास कुरान शरीफ है, पूरा रास्ता उसमें दिखाया गया है कैसे चलना है, क्या चलना है, तो हमें और किसी रहबर की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सभी जो मुसलमान भाई बहन हैं उनको तो सब बताए हैं, ठीक है। तो उस ज़िम्न में मैं क्या कह सकता हूँ। अब रही जनरल बात, जनरल में तो बहुत कुछ आता है। देखिए, मैं सबसे पहले जो बच्चे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है, हमारे रिश्ते हैं उनको तोड़ने की कोशिश ना करें, जोड़ने की कोशिश करें। और तीसरी बात, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया पर सब हैं। अगर घर में 4 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, आप उनसे मिलने जाएंगे, ये तो हर घर का हाल है, सब अचानक कायम पालवस भी है, सब लोगों के हाथ में मोबाइल होता है। अल्लाह के लिए कुछ देर के लिए इसको बंद किया कीजिए, अपने घर वालों के साथ बात किया कीजिए, अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, अपने वालिदैन के साथ बात कीजिए, अपने रिश्तेदारों के पास आते जाते रहिए, ताकि ये जो जिंदगी है ये आराम से चलती रहे, ठीक है। वक्त बहुत ख़राब है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है, बस सब मादियत के पीछे पड़े हैं। इससे निकलिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने भी एक दौर देखा है, हमारे दूर दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे, उनको हम जानते थे। आज भाई भाई के पास नहीं जाता है। अल्लाह के लिए एक गुजारिश है, रिश्तों को कायम रखने की कोशिश कीजिए, बस ये मेरी आपसे गुजारिश है। सर, आपने हमें टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे एक्टर। हकीकत में मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या क्या बोलूं, क्योंकि मैंने भी उनके साथ काम किया और सब कुछ इसके बारे में पता है। उन्होंने कितनी मेहनत की है इस फील्ड में और आज ये यहाँ इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। और लास्ट पे इन्होंने जो मैसेज दी है, मैं भी अपील कर रहा हूं अपने सब देखने वालों से, क्योंकि इस पर आप ज़रूर अमल करिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे सरमाया है। आने वाले दिनों में उनको ही इस जम्मू कश्मीर की दौड़ भाग जो है वो संभालनी है। इसलिए मेहरबानी करके अपने आप को समझिए। जब आप अपने आप को समझेंगे तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। मुझे दे दीजिए इजाज़त मेरी टीम के साथ। खुदा हाफिज।